गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह लेखक जो है नर्मदा तट से होते हुए गरका मटका में गए और किस तरह शादी के समारोह में शामिल हुआ और उन्होंने वहां के रीति रिवाजों को देखा कि किस तरह 4 भवरे लड़की के घर में पढ़ते हैं और 3 भवरे लड़के के घर में, और वहां से होते हुए नर्मदा की ओर आगे बढ़ने लगे। लेखक श्रीहीन धरती से आगे बढ़ रहे थे। दीपावली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी, उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला में चटकी हुई भूरी भूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं था, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। अब लेखक वहां से श्रीहीन धरती की ओर बढ़ते हैं और वहां पर उसने क्या देखा, जब दीपावली के समय जब लेखक आए थे तो चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन सूरज की तेज रोशनी के कारण, सूरज की ज्वाला के कारण सभी धरती सूखी और भूरी हो चुकी थी, अर्थात जितने भी पेड़ पौधे थे सब जल चुके थे। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं था और डिंडोरी तक ऐसा ही चारों तरफ उनको उजाड़ ही नजारा दिखने को मिला। इसलिए लेखक सवेरे ही अपनी यात्रा आरंभ कर देते थे और 9-10 बजे तक जो भी गांव उसे मिलता वहीं पर वो रुक जाते थे। अगला पड़ाव बजरंग टोला, इसके बाद शिवनी संगम। यहाँ शिवनी नदी नर्मदा में आ मिली है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था की गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया। तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थी। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा का। अब लेखक वहाँ से अगला पड़ाव लेखक का बजरंग टोला पड़ा, उसके बाद शिवनी संगम। यहाँ पर शिवनी नदी नर्मदा में आकर के मिलती है, संगम होता है इन लोगों का। और इस मंदिर में यहाँ पर लेखक के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था की गई थी, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और यहाँ काफी एकांत था। चारों तरफ शांति ही शांति थी, जो लेखक को काफी अच्छा लगा और इस शांति के कारण लेखक वहाँ 4 दिन रुक गए। और क्योंकि उस समय शादियों के दिन थे और मंदिर के सामने से पगडंडी से बारातें हमेशा निकलती रहती थी। बैसाखी पूर्णिमा के एक दिन खूब देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका का स्वर दिन भर गूंजते रहते। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी से चलते एक के पीछे एक 10-12 बाराती रहते। बस हो गई बारात। और बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या होता, वहाँ पर सिर्फ शहनाई की आवाज आती, नगाड़े बजते और झूमने के स्वर दिन भर गूंजते रहते। और यहाँ पर शादियां काफी होती थी। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखे लेते थे, घोड़े पर सवार हो जाते थे और एक कांवर में दहेज का पूरा सामान था और उसके पीछे पीछे कम से कम 10-15 बाराती निकल चलते थे। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने जाता आता है। साथ में रहता है उसका तोता, पिंजड़े में नहीं उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, ना घर का ना घाट का, ना कोई आगे ना पीछे। थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? अब यहाँ पर एक तोताराम एक व्यक्ति का नाम है जो गोरखपुर के बाजार में मनिहारी मीन्स जो चावल दाल की दुकानें होती है वो उसमें सामान बेचता था और रोज सवेरे वो नर्मदा नदी पे नहाने जाता था और उसके साथ उसका तोता उसके कंधे पर बैठ करके रहता था। वो पिंजरे में नहीं रहता, वो उसके कंधे पर बैठ के रहता था क्योंकि वो तोता से बहुत प्यार करता था, अपने तोते से बहुत प्यार करता था। क्योंकि
वो अकेला जीव था, उसके पीछे न कोई आदमी था, न उसका परिवार था, न उसके बच्चे थे, कोई नहीं था। वह तोताराम सिर्फ अकेला था और उसका साथी कौन था? उसका तोता। और जो भी पैसे वो इकट्ठा करता अपने दुकान से, उसको लेकर के वो तीर्थ यात्रा में निकल पड़ता था। तो लेखक ने एक दिन उससे पूछा कि तोताराम, तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती। तो तोताराम कहता है कि नहीं सरकार, शादी तो हुई, सगाई 3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं हो पाई। क्यों? इस कोई न कोई कारण से शादी मेरी टूट जाती थी। 3 सगाई के बावजूद कुमारे तोताराम की व्यथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया, तोते में मन लगाया है। अब जब लेखक को ये पता चलता है कि 3 सगाई होने के बावजूद इसकी शादी नहीं हुई, तो लेखक का मन थोड़ा उदास हो गया और वो सोचने लगा कि इसीलिए तोता राम अपना मन तोते में ही लगा लिया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर गए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी, जंगल नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ भी नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता था। भटक जाने का कोई भय नहीं, सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते रहे। अब लेखक वहां से गोरखपुर के बाजार गए और फिर क्योंकि गर्मी का काफी दिन था, बहुत तेज गर्मी थी, फसल भी नहीं थी, चारों तरफ जंगल भी नहीं थे, कहीं कहीं दूर तक कोई छाया भी नहीं था क्योंकि पेड़ था ही नहीं। तो सामने से क्योंकि उजाड़ होने के कारण दूर दूर तक उनको गांव दिख जाता था, इसलिए भटकने का भी कोई डर नहीं था। इसलिए लेखक जो है पगडंडी को छोड़ करके नर्मदा के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ने लगे। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कुचा तक पहुंचते पहुंचते आकाश बादलों से घिर गया। यह नदी के घाट में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी से होकर बह रही है। कपड़े धोने के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट पर बनाया। भोजन करके उठे ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेने पड़ी। थोड़ी ही देर में वर्षा में इतना की हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गए। अब लेखक क्या था, धूप के कारण उसका बहुत बुरा हाल था, लेकिन आकाश में बादल भी थे और लेखक जो है पत्थर कुचा पहुंचते पहुंचते वो चारों ओर बादलों से घिर गए और वे नदी के चट्टानों पर सिर्फ मिट्टी हो रही थी। उसने कपड़े धोने के लिए भी पत्थर नहीं था, तो लेखक ने क्या किया, वहीं पथरीली पाट पर उन्होंने भोजन बनाया और भोजन करके जैसे ही लेखक उठा, काफी तेज वर्षा होने लगी और अपने आप को बचाने के लिए लेखक क्या है, पास के एक गांव में चला गया और वर्षा काफी होने के कारण लेखक को रात वहीं पर रुकना पड़ा। पौ फूटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पानी के लिए पानी मांगा, तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो। धूप से आ रहे हो, खाना खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। अब जैसे ही सुबह हुई, लेखक चलना शुरू कर दिया और चलते चलते एक लिखनी गांव पहुंचता है। वहां पर एक वृद्धा मीन्स बूढ़ी औरत से उन्होंने पानी मांगा, तो उसने कहा, आओ बेटा मैं तुमको पानी देती हूँ, लेकिन पानी से पहले उन्होंने उससे कहा कि पहले रोटी खा लो, धूप से आ रहे हो, उसके बाद तुम पानी पीना। माँ जैसे बच्चों को फुसलाती है, दुलारती है, बिल्कुल वही भाव उसके स्नेह को टाल नहीं सके और वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी, लो खा लो बेटा। अब जिस तरह माँ हम लोगों को फुसलाती दुलारती है कि भाई ये खा लो, बहुत दूर थक गए हो, तुम लोग जब स्कूल से आते हो तो माँ बोलती है ना कि आओ बेटा बहुत थक गए हो, पढ़ते पढ़ते थक गए होगे, आओ पहले खाना खा लो, पानी पी लो। ठीक उसी प्रकार वो भी लेखक के लिए रोटी लेके आई और उसके साथ उसमें शक्कर भी लेके आई। कैसी तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मझिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा, फिर
लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है। उसने कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो भी मीठा लगता है, इसका दुख न करना। फिर लेखक जो है उस लखनी गांव से निकलने के बाद लेखक का अगला पड़ाव मजिया खार था, फिर गुमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा। और वहां पर उन्हें एक साध्वी मिलती है और उसने कहा कि तुम पूरी दुनिया नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा तुम नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे छुट्टी खत्म हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम बूंदी का लड्डू खाओगे तभी तुम मीठा लगेगा, है ना, और उसका चूरा भी खाओगे तब भी मीठा लगेगा, तो किसी बात का दुख मत करना। दोपहर को डिंडोरी पहुंचे। डिंडोरी बड़ा कस्बा था। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष और सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नर्मदा नदी में उतरती। फिसलन और तेज बहाव के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते, सदे हुए पांवों से या फिर एक दूसरे की बाह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांस है इसमें। अब लेखक ने देखा कि जब लेखक दोपहर को डिंडोरी पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। जो बच्चे थे, पुरुष थे सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए, और महिलाएं जो हैं अपने पीठ पर अपने बच्चों को बांध करके गंगा मैया को प्रणाम करती है और उसके बहाव में उतर जाती है। लेकिन जैसे ही तेज बहाव होता है वो एक दूसरे को का हाथ पकड़ करके आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह दृश्य मग्न रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे। फिर आ गए अमरकंटक से डिंडोरी तक की यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों मानने चली। लेखक को वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगा। 3 दिन देखते देखते बीत गया और वो अमरकंटक की ड्योढ़ी तक वो पहुँच गए। यात्रा बहुत कठिन भी थी लेकिन आसान भी लगा। वे आधा दिन लेखक पहाड़ पर चढ़ा, उसके बाद वो जंगल में और कुछ दिन सकरी गली से होते हुए लेखक आगे की ओर बढ़ने लगा। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों मानने लगी। तो इस तरह ये पार्ट जो है नर्मदा की कहानी खत्म होती है और इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य है हम लोग बाद में फिर उसको भी करेंगे। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। एक बार आप लोग खुद से फिर उसको रीड कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।